नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर बिहार से है, जहां पर रामनवमी के बाद हिंसा का दौर जारी है। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। बिहार में रामनवमी में पैदा हुए तनाव का बवाल लगातार जारी है। रामनवमी के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को पहले सासाराम में तनाव देखने को मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा भी धधक उठा। आपको बता दें, नालंदा में पथराव हुआ, उसके बाद गोली चली जिसमें 5 लोग भी घायल हो गए। वहीं इसके बाद कुछ लोगों में डर का माहौल इस कदर भर गया कि लोग घर छोड़कर कहीं चले गए। आपको बता दें, इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा भी रद्द कर दिया गया। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनता दल के नए अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि सरकार से बिहार नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार के गृह जिला में आगजनी और पथराव की हिंसा देखने को मिल रही है। वह नीतीश कुमार ने बयान दिया कि वर्षों से बिहार में मैं सरकार चला रहा हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। यह अचानक से ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे गड़बड़ और साजिश है, इसकी जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। तो देश के अलग अलग राज्यों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद केंद्र सरकार इस वक्त एक्शन मोड में है। बता रही मेरे सहयोगी जूही। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए हिंसा को लेकर जो है राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच 1 अप्रैल को एक बड़ी खबर सामने आई है। अब इस हिंसा की जांच जो है वो सीआईडी करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने जो है आदेश भी दे दिए। साथ ही पुलिस की गश्ती जो है काफी तेज कर दी गई है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप समेत कई ब्रांच जांच में शामिल होंगी, जिसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे। दरअसल राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सवाल यह है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। इसके अलावा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी हावड़ा हिंसा को विदेशी साजिश बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में एनआईए की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि हिंसा के कारणों का पता लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप का अनुरोध भी किया है। कई इलाकों में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त पोस्टर पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर अब आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। तो पोस्टर वॉर पलटवार पर आम आदमी पार्टी आमने सामने और बीजेपी नजर आ रही है। बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के पढ़ाई लिखाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ है या पढ़े लिखे हैं। इसका सवाल जब मैंने पूछा तो गुजरात के हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। समझ में नहीं आता कि पीएम पढ़े लिखे या नहीं है, क्योंकि उनकी एमए की डिग्री मांगी गई थी जो कि नहीं दिखाई गई। गुजरात हाईकोर्ट के इस याचिका रद्द होने पर कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। देश स्तब्ध है और किस तरीके से जो प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे ना हो तो कोई भी आकर उनको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है और उनसे कोई भी ऐसे जरूरी कागजात पे साइन करा सकता है जो कि काफी नुकसान है देश के लिए। इसी संदर्भ में बीजेपी ने पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो उस समय कहते थे कि मैं दिल्ली का सीएम बनूंगा तो कोई भी सुख सुविधा नहीं लूंगा सरकार की तरफ से, और आज देखिए बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, सरकारी बंगले में बैठे हैं, कई नौकर चाकर उनके आसपास घूमते हैं और कई सिक्योरिटी के साथ भी वो उस बंगले में रहते। तो कहाँ गए अरविंद केजरीवाल के वो जुबान जो उन्होंने उस समय दिया था। तो लगातार पीएम की पढ़ाई पे आप जो है वो क्वेश्चन किए जा रहा है और लगातार ये याचिका भी उन्होंने दायर की थी। आपको बता दें 7 साल पहले आरटीआई के तहत उन्होंने एक याचिका दायर की थी उन्होंने ड्यू से, और उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में कहा था कि हमें एमए की डिग्री दिखाइए पीएम की, जो कि याचिका कल यानी कि शुक्रवार को रद्द हो चुकी है। और इस याचिका को लेकर लगातार कभी बीजेपी आप पे पलटवार कर रही है तो आप कभी बीजेपी पे कई क्वेश्चन जो है खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निकांत के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे और भोपाल दौरे के दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें जनता को दी। बता रही मेरी सहयोगी दीक्षा। भारतीय रेल लगातार वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ा रहा है, जिसको लेकर देश में आज 11वीं और मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन चली। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलावती स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भोपाल से दिल्ली सफर करने वालों के लिए सफर करना अब आसान होगा। साथ ही भोपाल से दिल्ली सफर करने के लिए 1 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 160 से लेकर 180 है, लेकिन शुरुआती जो स्पीड है वंदे भारत की भोपाल में वो 90 शुरुआती बताई जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी संवाद किया। साथ ही बच्चों ने वंदे भारत ट्रेन का सफर भी किया। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन भोपाल में पहली बार चली है। इससे पहले देश भर में 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन में सुविधाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लोग आसानी से या भोपाल से दिल्ली के लिए अपनी सुविधा सुचारू रूप से कर सकेंगे। कैमरामैन निकांत के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। बता रहे हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल चलो अभियान की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में शुरुआत किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी ब्लॉक स्तर तक किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए लक्ष्य है सरकार का कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी ब्लॉक में किया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल पहुंचना चाहिए और उसको लेकर सरकार प्रयासरत है। पहले के समय में जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं पहुंचते थे क्योंकि जो भवन थे, जो स्कूल थे वो जर्जर थे, क्लासेस नहीं थी, शिक्षक नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार इस क्षेत्र में बड़े काम किए गए हैं और शायद ये एक बड़ी वजह है कि जिसके चलते एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। देश की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र रहा है। काशी प्रयागराज शिक्षा का हमेशा केंद्र रहा। भारत के वैदिक ज्ञान को यहीं सीतापुर में लिपिबद्ध किया गया। इस बात का भी जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया, कोई भी बच्चा छूट ना जाए। वृहद रूप से ये अभियान चलाया गया है। आज 1,92,00,000 नए बच्चे स्कूल से जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो 6 वर्षों में प्राप्त हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस और भी अपना भाषण में इस बात और भी जो है ध्यान रखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पहले शिक्षकों की कमी हुआ करती थी और मौजूदा वक्त में सरकार ने किस तरीके से काम करते हुए बड़े पैमाने पर 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती करी है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वारिस पंजाब का चीफ अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। 18 मार्च से लापता अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने आज सर्च ऑपरेशन जारी किया। अमृतपाल की सूचना मिलने पर पुलिस जो है जगह जगह चेकिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल पूरी तरीके से अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस को पता चला कि शुगर मिल के अंदर अमृतपाल के छिपे होने की खबर थी तो आशंका लगाई गई थी। 300 से ज्यादा गाड़ी पुलिस की वहाँ मौके पे पहुंची गई थी। खुफिया जानकारी के बाद पंजाब पुलिस की लगभग 100 गाड़ियां दुसई की शुगर मिल के बाहर जमा हो गई थी। एसएसपी होशियारपुर और अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में गाड़ियों में मिल के अंदर भी घुसी और तलाशी ली गई। इन गाड़ियों में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे गए थे। दुसई की शुगर मिल में तलाशी अभियान के बाद रात करीब 12 बजे पुलिस के करीबी 10 गाड़ियां शुगर मिल में पिछले दरवाजे के बाहर निकली। जिस समय शुगर मिल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, इस दौरान जिले को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की गई थी। आने जाने वालों की तलाशी ली गई थी। वहीं पुलिस की 10 गाड़ियों से शुगर मिल से बाहर निकाली गई हैं। अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने शुगर मिल में ही मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अमृतपाल को पकड़ने के लिए आगे की रणनीति तैयार की गई। दोपहर के आगे की बात करें तो पंजाब पुलिस ने गांव पड़ौरी बीबी सहारी कला मोना खुद
अलावा अन्य गांवों की खाली पड़ी कोठियों और फ्लैटों को लेकर खेतों और डेरों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर जो सर्च अभियान चलाया गया, बताया जाता है कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन पंजाब पुलिस अलग अलग जगहों पर जाके चाहे खेतों में बात की जाए, खेतों के अंदर भी पुलिस अभियान चला रही थी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और इधर माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बता रहे हमारे सहयोगी शुएब रिजवी। अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक पुराने मामले में अतीक अहमद कभी भी गुजरात जेल में जाकर के उनसे पूछताछ कर रही। दरअसल 5 करोड़ की फिरौती मामले का उन पर आरोप लगा था और उसी मामले में उनका एक बेटा अली नैनी जेल में बंद है और इस मामले में अब बाकायदा कोर्ट से अनुमति लेने के बाद प्रयागराज पुलिस किसी भी समय गुजरात जेल जा सकती है और वहां पर जाकर के अतीक अहमद से पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। साथ ही साथ उमेश पाल की हत्या भी हो चुकी है और उस मामले में भी कभी भी अतीक अहमद अशरफ से पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि अशरफ के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही कि कोर्ट से अनुमति लेकर के उनसे पुलिस रिमांड उनकी ली जाए और इस मामले में पूछताछ की जाए। लेकिन ताज़ा मामले में अतीक अहमद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी हैं और इस बार अतीक अहमद से पुराने एक 5 करोड़ के फिरौती मामले में बाकायदा पूछताछ की जा सकती है और उसके लिए किसी भी समय गुजरात प्रयागराज पुलिस जा सकती है और वहाँ पर जेल में उनसे पूछताछ की जाएगी। शुएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। उधर माफिया अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है, बता रहे हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। अशरफ को लेने के लिए प्रयागराज पुलिस बरेली आ गई है। आपको बता दें अशरफ की जो सीजीएम कोर्ट में वो पेशी होनी है, उसको लेकर प्रयागराज पुलिस जो है वो यहाँ पे बरेली में है और आपको बता दें कभी भी किसी भी वक्त वो ले जा सकती है क्योंकि उसकी जो पेशी है वो वहाँ पे होनी है। जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें उसकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि उसमें वो नामजद इस पे एफआईआर है अतीक अहमद और इस पे और आपको बता दें ये यहाँ पे जो अभी उमेश हत्याकांड में जो मामला था उसको लेकर जो अतीक अहमद और उसके भाई जो हैं अशरफ, उसको लेकर उनकी पेशी होनी है सीजीएम कोर्ट में। आपको बता दें जो यहाँ पे जो अशरफ है उसकी यहाँ पे वाइफ आई हुई है और उसकी बहन आई हुई है और भी कुछ महिलाएं आई हुई हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो जो पेशी होनी है उसको लेकर वो यहाँ पे आई है और वो साथ में ही यहाँ से प्रयागराज जाएंगी। वहीं उसकी बहन जो है उसने कहा है कि उनको कहीं ना कहीं एक संदेह है कि उसकी हत्या भी हो सकती है बीच में और उसकी जो बच्चे हैं, जो अशरफ के बच्चे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा है जो अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें उसके बच्चे डर के मारे एग्ज़ाम तक नहीं दे पाए हैं, इतना खौफजदा है वो लोग। वहीं जो वकील है अशरफ का, उसका सीधा सीधा कहना है कि जो यहाँ पे प्रयागराज पुलिस लेके आई है वो उसके साथ ही लगातार जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक जो अधिकारी है उसने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है, पुलिस आरोपी एक अधिकारी पे, कि उन्होंने ये कहा है कि वो उसकी रास्ते में या कहीं पे भी उसकी हत्या कर सकते हैं, जिसको लेकर वो साथ साथ और जो महिला है घर की वो साथ साथ प्रयागराज जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार मीडिया केंद्रीय कारागार के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है और मीडिया लगातार ये देख रहा है कि कब अशरफ को यहाँ से प्रयागराज की गाड़ी में बैठाकर या उन्हें पेशी के लिए ले आया जा सकता है। कैमरामैन नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। और दिल्ली के चर्चित कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने नई चार्जशीट दाखिल की है, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल। दिल्ली के कंझावला में नए साल की शुरुआत में ही एक दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। इस मामले में आज पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने 800 पेज के चार्जशीट को दाखिल किया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले पर अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है। कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 दरमियान रात में कार सवार आरोपियों ने एक युवती की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वो कार के अगले पहिए में फंस गई। फिर आरोपी उसे घसीटते हुए लगभग 13 किलोमीटर तक घूमे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसने कंझावला कांड में लगभग 800 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट को तैयार करने के लिए पुलिस ने 120 लोगों के बयान भी लिए हैं और सभी सबूतों को अध्ययन किया है। तो कंझावला केस में पुलिस ने 800 पेज की एक चार्जशीट है उसको दाखिल कर दी है कोर्ट में, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई कोर्ट क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और इधर यूपी के फिरोजाबाद में नवदुर्गा के मौके पर भक्तों ने अनोखी पूजा की, बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। देवताओं को मनाने के लिए तरह तरह की पूजा अर्चना की जाती है। हवन हो या मंदिरों में जाकर पूजा
करने की विधि हो, लेकिन एक अनोखी पूजा फिरोजाबाद में देखने को मिली। गांव डंडियाबाई का मामला है, जहां भक्त माता को मनाने के लिए अपने आप को घायल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे भक्ति कहें या कहीं न कहीं एक अंधविश्वास। पूजा करने में माता को मनाने के लिए भक्तों ने अपने आप को घायल कर लिया और अपने मुंह में त्रिशूल लगा लिया। पूरे गांव इस पूरी करिश्मा और भक्ति को देखकर कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव मामला फिरोजाबाद के गांव डंडियाबाई का है, जहां भक्त माता के मंदिर पर मनाने के लिए एक अनोखी पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। और इधर कुशीनगर में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे हड़कंप की स्थिति बन गई। बता रहे हमारे सहयोगी अवधेश पाल। सुबह के करीब 6 बजे होंगे, तरह सुजान थाना के रामपुर बंगरा गांव में अचानक सनसनी फैल गई। कारण यह कि खेतों में खड़े एक पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ था। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो लटके युवक की पहचान रामपुर बंगरा गांव के ही मुसलटोली निवासी एक युवक के रूप में हुई। युवक ने आत्महत्या की या उसकी हत्या करके पेड़ पर लटकाया गया है, यह तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा। लेकिन पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इस युवक की मौत कैसे हुई, यह तो जांच का विषय है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस इस बात की खोज कर रही है कि आखिर इस युवक के मौत की वजह क्या रही है। इंडिया वॉइस के लिए कुशीनगर से अवधेश मल। उधर संभल में कब्र में दफनाई गई नवजात बच्ची का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। बता रहे हमारे सहयोगी सतीश। आया है जहां पर नवजात बच्ची की 2 दिन पहले मौत हो जाती है। उसके पिता कब्र में दाबने के बाद में बच्ची का शव रस्सी से बांध के पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के असनोली थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक नवजात बच्ची ने जन्म लेती है और रात्रि में उसकी मौत हो जाती है। उसके परिवार वाले कब्र में उसे दफना देते हैं और जब दूसरे दिन उसके पिता पहुंचता है तो पिता पहुंचने के बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी की कब्र जो है कब्र में नहीं है और उसे आने फाने में लोगों को बुलाता है और अपने गाँव वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं। गाँव वालों को जब पहुंचते हैं तो उसकी जो नवजात बेटी थी उस कब्र में नहीं थी और कब्र खुदी हुई सपा नजर आ रही थी। तो इसी को लेकर के गांव वालों ने आस पड़ोस में देखा तो कहीं दूर जाकर कफन पड़ा था और उसकी बेटी जो थी नवजात बच्ची थी 2 दिन पहले उसकी मौत हुई थी, तो वो पेड़ पर जाकर उसके रस्सी से जो लटका हुआ सब मिला है। जब इस मामले में पुलिस को सूचना कर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद में जो पेड़ पर सब लटका हुआ था उसे उतार लिया गया है और सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि उसके जो नवजात बच्ची के पिता ने ये बताया है कि 6 महीने पहले एक बच्ची का और यहाँ से सब गायब हुआ था। जिस तरीका से बताया जा रहा है शमशान घाट में जिस तरह से जो दफन की गई थी बेटी, तो कब्र में से एक कुछ समय 6 महीने पहले और एक शव गायब हुआ था। तो पुलिस उसमें जांच कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि किसी तांत्रिक विद्या ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि उसके बेटी के लिए जो शव को निकालने के बाद में पेड़ पर टांग दिया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से मामला सामने आया है और पुलिस उसमें जांच कर रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की बात की गई है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। उधर ललितपुर में पेड़ पर चढ़कर युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश जैन। जनपद ललितपुर की कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के ग्राम तरगुआ के एक परिवार में आधी रात में कोहराम मच जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस परिवार का एक लड़का जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। यही नहीं, वह लड़का लगभग 12 घंटों से अब तक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। पुलिस, कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और उसको किसी भी तरीके से नीचे उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन 12 घंटों से उनका प्रयास असफल ही रहता है। उसके बाद उसकी मां मौके पर और उसके परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और अपने बेटे को पेड़ से नीचे उतारने का काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन
का उतारने का प्रयास एकदम खाली का खाली ही रहता है। अभी हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में वह युवक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उसकी मां एवं जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवक पेड़ पर चढ़ा है वह मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस एवं वन विभाग की टीम मौके पर है और उस युवक को पेड़ से उतारने का प्रयास जारी है। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन। सत्ता शासन और रसूख के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को रोड जाम करके सड़क पर बैठना पड़ा? बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। कमाऊ नीति और भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया कि भाजपा विधायक को ही अपनी सरकार में जमीन पर बैठकर विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत विधायक जी के द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को की गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से दबंगों द्वारा जबरन भाजपा के बूथ अध्यक्ष की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था, जो विधायक जी के द्वारा भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन भाजपा विधायक को गुमराह करते हुए दबंगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा था और कब्जे का लगातार कार्य किया जा रहा था। हालांकि घटना स्थल पर पहुंचने के बाद सलोन विधायक के द्वारा दबंगों के द्वारा किए जा रहे कब्जे को रोका गया और उनको ये नागवारा लगा कि अधिकारियों के द्वारा उनको गुमराह किया जा रहा है और भाजपा के बूथ अध्यक्ष की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिससे नाखुश होकर वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के सलोन जगतपुर मुख्य मार्ग का है, जहां राजा मियां के पूर्वा गांव के पास दबंगों के द्वारा एक भाजपा के बूथ अध्यक्ष की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था और भाजपा विधायक को भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा गुमराह किया जा रहा था। लेकिन विधायक जब वहां स्वयं पहुंच गए तो पूरे मामले की कलई खुल गई और व्याप्त भ्रष्टाचार से पर्दा उठ गया। आपको बता दें कि इस भ्रष्टाचार की कलई खोलने के लिए सलोन विधायक को धरने पर बैठते देख स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद वहां के स्थानीय एसडीएम, सीओ व प्रभारी कोतवाली के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर विधायक की मान मन्नत की गई और दबंगों पर कड़ी कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद विधायक धरने से उठे, जिसके बाद वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की तहरीर पर 4 नामजद व 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि सब विधायक भाजपा को ही धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो यहाँ के आम लोगों का क्या हाल होगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हरिद्वार में पेपर लीक केस मामले को लेकर इनामी को पुलिस ने पकड़ लिया है, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। लोकसभा आयोग की पटवारी और जेईई की परीक्षा के मुख्य आरोपी के साथ 50,000 इनामी जो संजय धारीवाल है, उसको एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय धारीवाल को हरिद्वार के नारसन से एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उससे पूछताछ के बाद उसमें जो परीक्षा में जो परीक्षार्थी को लाने ले जाने का काम किया गया, उसके वाहन को भी जब्त किया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर उसके भाई के घर से 4 लाख के करीब पैसे और 2 ब्लैंक चेक भी प्राप्त किए गए हैं। फिलहाल संजय धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।